Bonjour everyone. Just yesterday I was reminded of the fact that in my previous school, DPS Balco, I used to take classes for social science as well. And people used to like it because I used to tell the tale of history or tell the stories of geography and civics and pol science and economics so that it became more easier for students to learn. Once we remember कि आने वाला पल जाने वाला है. So each of this पल या moments मिल के ही हमारी histories बनती हैं या geography बन जाती है. पल ना सही तो आसपास के इलाके मिलकर ही geography बन जाते हैं. So आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं. सो अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए बिकॉज मैं स्टोरी फॉर्म में ही और पिक्चर्स के साथ ही आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ. एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 9 CBSE? Bonjour once again. It is French Revolution because we are going to talk about a story of a country which has the world's most romantic city as its capital. And what's the city? It is Paris. We will start with the royal character of Louis XVI and we will be ending with an enormously famous parliamentary dictator, Napoleon Bonaparte. So we are actually covering the portion of French Revolution, right? So Louis XVI से हम शुरू करेंगे जो और ये कौन से कंट्री की स्टोरी है? फ्रांस की स्टोरी है. लुई 16 राजा बने थे 1774 में, लेकिन उसके बाद रिवोल्यूशन होता है और कैसे पुअर फार्मर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, वर्कर्स, इवन बिजनेसमैन, इवन सम ऑफ द नोबलमैन सब मिल करके लड़ते हैं राजा के मोनार्की के साथ और अपना हक पाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. Okay, and however we will be ending the chapter with the military dictator Napoleon Bonaparte. So फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबके दिमाग में दिलो दिमाग पे छाया हुआ होता है, दैट इज़ स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल. ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन है बैस्टिल, जिसको कि सारे पेजेंट्स और सारे वर्कर्स और सारे लोग मिलकर के स्टॉर्म करते हैं और वहाँ पे सिर्फ साथ ही कैदी होती उस वक्त, लेकिन उन 7 कैदियों को रिहा करके और पूरे बैस्टिल को तबाह करके और वहाँ के सारे वेपन्स वगैरह साथ में ले जा करके ये बता देता है जो फ्रांस का पब्लिक है कि अब और हमारे ऊपर मोनार्की नहीं चलेगी. Right. So welcome to this class on French Revolution. The date of storming of Bastille, which you can see as a Sunday magazine heading, happened to be 14th of July 1789. 14th of July 1789 को ये फ्रेंच रिवोल्यूशन पहली बार शुरू होता है स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल से. और फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही हम लोग के मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लिबर्टी या सबके लिए फ्रीडम, इक्वालिटी या सबके लिए समानता, या फ्रेटर्निटी मतलब आपस में भाईचारे की भावना, ये सब जो डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, ये शुरुआत फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही होती है. एंड यू कैन सी हियर इस गेट के ऊपर भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है लिबर्टे, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. राइट, लिबर्टे, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो लेट्स take a look at a picture at a glance so that we know what happened and which year it happened. Events leading up to French Revolution. सबसे पहले तो 1789 में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है राजा के द्वारा, लुई 16 के द्वारा. फिर 1789 में ही स्टेट जनरल की मीटिंग में कुछ एक थर्ड स्टेट जो होता है वो नाराज़ हो जा कर के वो अपना नेशनल असेंबली बना लेता है और वो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल भी होता है. उसके बाद ही वो ओथ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा.
फिर 1789 के ही एंड तक उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करते हैं और शुरुआत होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के द्वारा। 1791 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव असेंबली शुरुआती दौर पे आती है, पहली बार आती है। फिर 1792 में रिवोल्यूशन वॉर होता है। फ्रांस जो है वो प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई पे जाता है और राजा को मार दिया जाता है। 1793 में यही असेंबली, नेशनल असेंबली चेंज होकर कन्वेंशन हो जाता है और रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो जाता है रॉबेस्पियर का, जो कि खुद भी एक डिक्टेटर था। उसके बाद क्या होता है, रॉबेस्पियर को हटाया जाता है उसकी हरकतों की वजह से, एंड फिर डायरेक्टरी का रूल स्टार्ट होता है 1795 से, जो कि 1799 तक चलता है। बट इट वाज सो मेसी, डायरेक्टरी इतना अनस्टेबल था कि इट रिजल्टेड इनटू अनदर मिलिट्री डिक्टेटर, एंड हु वाज दैट, नेपोलियन बोनापार्ट। बट एनी हाउ, बिकॉज नेपोलियन ने बहुत सारे वॉर्स जीते, इसलिए पूरे दुनिया में ही, स्पेशली यूरोप में ही, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की मैसेजेस नेपोलियन के द्वारा छा जाती हैं। बिकॉज नेपोलियन पहले तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगता है, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द इवेंट्स दैट लेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन। देखो, मैंने कहा ना कि स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो जैसे कि हर जगह पर कोई भी रिवोल्ट होता है या कोई भी धरना पे लोग बैठते हैं, तो किस लिए बैठते हैं? क्योंकि वो नाराज़ होते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ट्रेजरी जो था वो बिल्कुल एम्प्टी था। 1774 में जब राजा आता है तो रॉयल कॉफर्स या जो रॉयल ट्रेजरी है वो बिल्कुल डिप्लीटेड था, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। फिर हार्वेस्ट भी बहुत पुअर हो रहा था, हेल स्टॉप्स की वजह से, सीवियर विंटर की वजह से या ड्रॉट की वजह से। फिर क्या होता था, कैटल डिजीज़ेज हो जाती थी तो उससे भी प्रॉब्लम आते थे। जो नॉर्मल टैक्सिंग है वो तो था ही, उसके अलावा टाइथ एक रिलीजियस टैक्स था जो क्लर्जी में लोग कलेक्ट करते थे नॉर्मल पीपल लोगों से। 90% लोग ये टाइथ भी देते थे या टेल भी देते थे, राइट। एंड दीज थिंग्स वर बिकमिंग हायर एंड हायर, टैक्सेस खाली हाई हो रहे थे, जबकि ब्रेड प्राइसेस, जो नॉर्मल ब्रेड प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इस वजह से लोगों में बहुत अनरेस्ट फैल गया, बहुत ही उथल फुथल हो गया था। अर्बन पुअर हो या फिर रूरल फार्मर्स हो, सभी में ये उथल फुथल फैल गया था, ठीक है। और फिर रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी फैल रहे थे, मिडिल क्लास बढ़ रहा था और मिडिल क्लास ये पढ़ रहे थे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ देने वालों की किताबें, ठीक है। वो मॉन्टेस्क हो, वोल्टेयर हो, रूसो हो, ठीक है, इन सब के किताबें, लॉक हो, इन सब की किताबें बहुत मायने रखते थे। सो however the main immediate cause जो है that was कि on 5th of May 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल का एक मीटिंग बुलाया, असेंबली बुलाया, ठीक है, ताकि न्यू टैक्सेस मतलब टैक्स को फिर से और बढ़ाया जा सके। जो थर्ड स्टेट था, जो कि 90% ऑफ पॉपुलेशन था, जो बिजनेसमैन थे, छोटे बड़े बिजनेसमैन हो गए, सर्वेंट्स हो गए, पेजेंट्स या फार्मर्स हो गए, या वर्कर्स या लेबरर्स हो गए, इनसे बने हुए जो स्टेट था उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल and they wanted to have equal votes and not just single vote for 90% of the population, and king did not accept that proposal, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है कि क्लर्जीमैन जो पहला स्टेट है या नोबिलिटी या रॉयल्टी जो सेकंड स्टेट है, इनके जितने भी मेंबर्स हों उनका एक मतलब उनका सिर्फ ऑल टुगेदर एक वोट पड़ता था। तो ये तो ऑलरेडी ये दोनों मतलब प्रॉस्परस क्लासेस है, वो हमेशा ज़्यादा मतलब टैक्स के लिए ही वोट करते थे। थर्ड जो स्टेट है वो वैसा नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि सबका हर एक इंडिविजुअल का एक वोट हो। किंग ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आज तक ऐसा हुआ नहीं था, right? So immediately these people revolted, they went away, they went and decided to form a national assembly and later on form a constitution, ठीक है। So ये सारे आइडियाज़ जो है मॉन्टेस, वोल्टेयर, रूसो के आइडियाज़ जो उनके किताबों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या इस तरह के किताबों में जो आइडियाज़ थे, यही इन लोगों के दिमाग में भी दौड़ रहा था, बिकॉज दे वर ऑल एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप, ठीक है।
तो आप वोल्टेयर का और मॉन्टेस का और रूसो की फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, राइट। अब देखते हैं जो मैंने बताया कि थर्ड स्टेट जो है वो उसको क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। ये आप फोटो में आप देख रहे हो, सबसे ऊपर में कौन थे? क्लर्जीमैन थे, मतलब जो कि चर्च से रिलेटेड जॉब्स करते थे, जो चर्च का देखभाल करते थे। चर्च के पास अपना ही बहुत सारा ज़मीन होता था। उसके बाद कौन आते थे? रॉयल्टीज। सो क्लर्जीमैन या चर्च के देखभाल करने वालों के बाद आता था रॉयल्टी या नोबिलिटी, जो कि किंग या किंग की फैमिली हो गए या इमीडिएट उनके सक्सेसर्स हो गए, जो मंत्री वगैरह होते थे ना, लॉर्ड्स हो गए, ड्यूक्स हो गए, उन लोग आते थे। और उसके बाद 90% पॉपुलेशन में आता था बिजनेस क्लास हो गया या पेजेंट्स हो गए या वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। बट इस 90% पॉपुलेशन के पास 40% ही ज़मीन थी। ज़्यादातर ज़मीन जो है वो चर्च के पास होता था, किंग के पास या नोबिलिटी के पास होता था। सो स्टेट में ये इनइक्वालिटी जो था, सोशल इनइक्वालिटी, वाज अ मेजर कॉज ऑफ दिस रिवोल्यूशन, ठीक है। एंड देन देयर वर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो मेन पार्ट था वो था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो आपका डिमांड बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको सप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। 23 मिलियन पॉपुलेशन था फ्रांस का 1715 में, लेकिन वो बढ़ के 28 मिलियन हो गया 1789 में। लेकिन उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लग गया। फिर और एक इम्पॉर्टेंट कॉज क्या था कि एब्सोल्यूटिज्म था, मतलब एब्सोल्यूट रूल ऑफ अ किंग। मतलब किंग क्या सोचता था, कहीं का भी किंग हो, यूरोपियन किंग्स क्या सोचते थे कि उन लोग भगवान के द्वारा उनको डेस्टिनी से किंग राजा बनाया गया और उनका बात ही एंड बात होना चाहिए। तो वो एम्पायर जो है वो फेलियर्स करने लग गया। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट मोनार्क्स आने लग गए के बाद एक उनको लगा कि हम हैं, हमसे आगे कुछ नहीं है। वो लुई 16 के पापा हो, लुई 15, उन्होंने भी बहुत सारा नुकसान उठाया, बहुत सारे लिवर्स खोए। लिवर्स करेंसी होती है फ्रांस की। ठीक वैसे ही लुई 16 भी जब तक आया तो ऑलरेडी वो एम्प्टी कॉफर्स उसके पास थे, उसके बावजूद भी वो अमेरिकन वॉर में सपोर्ट करने लग गया और भी लोन्स लेने लग गया, ठीक है। सो एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर थिंकर्स लाइक रूसो एंड मॉन्टेस्क एंड वोल्टेयर, जिनके एनलाइटमेंट आइडियाज़ लोगों तक पहुंच रहे थे। फूड शॉर्टेज तो था ही, फार्मर्स बहुत तकलीफ़ में थे। फिर मैंने जैसे बताया कि लुई 16, लुई 15 इन लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जुड़े हुए थे, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि उनका कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटेन है, उसको हराने से इनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये बातें जो है किसने फैलाई? ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने फैलाई, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। तो 3 स्टेट्स तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो जब 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई, तो आपके सामने जो ये पिक्चर है आप देख सकते हो कि आमने सामने जो है रॉयल्टी और क्लर्जीमैन के दोनों स्टेट्स आमने सामने बैठे हुए हैं। और फिर देखो वॉल्स के पीछे वो जो खंबे वगैरह हैं और वॉल वगैरह, उसके पीछे बाहर जो है वो 3 स्टेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। उनको पीछे जगह मिला है, उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया गया है। जिन लोग अंदर हैं भी उन लोग बहुत रिच बिजनेसमैन, ऐसे लोगों को ही अंदर घुसने दिया गया, बाकी फार्मर्स वगैरह लोगों को तो बाहर ही खड़ा किया गया। तो दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन लॉट ऑफ discontent in among the third state, ठीक है। फर्स्ट स्टेट was all the Catholic clergymen, है ना। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटीज़ या रॉयल फैमिली से फैमिली रिलेटेड लोग होते थे। थर्ड स्टेट में बोर्जुआ, वेल्दी मर्चेंट्स या सब वर्कर्स, सिटी वर्कर्स, है ना, पेजेंट्स। और अभी जो है 80% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वॉज पेजेंट्स, ठीक है। लेकिन पेजेंट के लिए कुछ था नहीं। So this imbalance happened, and voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. Same practice to be continued this time also, but members of the third state demanded individual voting right, where each member would have one vote. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ।
आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल, लेकिन किंग ये मानने को तैयार नहीं थे, उसको टैक्स बढ़ाना था. सो ही रिजेक्टेड द प्रपोजल. मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, एंड ऑन 20th June 1789 the representatives of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles, where they declared themselves as a national assembly and vowed means promised to draft a constitution for France that would limit the powers of monarch. So the tennis court oath was taken. तो जब इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिली कि सबको इंडिविजुअली वोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ, तो इन लोग वॉकआउट करते हैं. और फिर उसके आगे जाकर के 20th जून को वर्साई पैलेस के एक टेनिस कोर्ट के अंदर, इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, यही थर्ड स्टेट के मेंबर आकर के ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, उन्हें एक नेशनल असेंबली बनानी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा ताकि मोनार्क को दबाया जा सके, उसके एब्सोल्यूट पावर को कम किया जा सके. ठीक है. सो इसी को टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है, क्योंकि टेनिस कोर्ट के अंदर वो ओथ लिया गया था. और आयरॉनिकली ये बात भी बहुत मज़ेदार है कि ये जो थर्ड स्टेट है, जो कि बुर्जुआ क्लास है, जिसमें से बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेजेंट्स हैं, 80% ऑफ द थर्ड स्टेट वाज पेजेंट्स या फार्मर्स. उनको लीड कौन कर रहा था? एक नोबलमैन मिराबियो एंड एक प्रीस्ट एबिसियस. ठीक है, जिनके पिक्चर्स आप देख सकते हो अभी, है ना. सो इसीलिए 20th June 1789 इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ द डे द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज टेकन टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. राइट. एब्सोल्यूट पावर मैंने बताया कि किंग जो है वो अपने आप को सर्वा सोचता था. ठीक है. लुई 16 जो था वो एक इनकेपेबल लीडर था. वो 1774 में आता है रूल करने के लिए पहली बार, और उसके पास ट्रेजरी में कुछ नहीं रहता है. तो वो एक ही काम करता है कि वो अपने पावर को बचाने की कोशिश करने लगता है और बार बार टैक्सेस रेज करने लग जाता है ताकि अपर क्लास जो है वो खुश रहे, क्योंकि उसको पता है कि अपर क्लासेस को खुश रखना है, उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स हैं जो भी थोड़ा बहुत है. फिर इसी वजह से उसके खुद के टाइम पे ही वो अमेरिकन्स को हेल्प करता है वॉर में, रिवोल्यूशनरी वॉर में, और 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटिशर्स से अलग करता है. फिर बाद में जब रिवोल्यूशन हो भी जाता है तब भी वो बाद में, और नेशनल असेंबली को मान भी जाता है, तब भी वो क्या करता है, प्रोशिया मतलब जो कि अभी जर्मनी है, उसके साथ फिर कोल्यूट करता है, उसके साथ मिल करके रिवोल्यूशनरीज को ख़त्म करने की कोशिश करता है. सो लुई 16 वॉज अ कम्प्लीट इनकेपेबल लीडर. वो उस टाइम को संभालने के लायक ही नहीं था. उसके अलावा उसकी जो वाइफ थी वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थी, बहुत सिली थी. मतलब जब फार्मर्स को ब्रेड क्राइसिस हो रही थी और उन लोग शॉप्स तोड़ रहे थे, तब वो क्या बोलती है, एक बार ऐसा होता है कि मैरी एंटोनियट जो है वो उसके फेमस विग्स के लिए और मेकअप के लिए और ड्रेसेस के लिए, गाउन्स वगैरह के लिए बहुत फेमस थी. और एक बार जब ब्रेड क्राइसिस होते रहता है तब वो बोलती है, अच्छा फार्मर्स के पास ब्रेड नहीं है तो वो क्या केक नहीं खा सकते. मतलब वो इतनी सिली थी. ठीक है. ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो फुटबॉल देखने बैठी होती है और एक ही बॉल से क्यों इतने लोग खेल रहे हैं, इसको उसके दिमाग में उसको समझ में नहीं आता है. तो शी वॉज दैट ज्वेल क्वीन ऑफ इमेंस पैलेशियल वर्साई पैलेस की वो ज्वेल क्वीन थी ना, वो एकदम दिखावटी क्वीन थी. राइट. सो बोथ लुई 16 एंड मैरी एंटोनियट वर एक्स्ट्रावेगेंट एंड दे वर नॉट capable leader. So enlightenment ideas by Montesquieu, or in his book Spirits of the Laws, क्या उन्होंने क्या एनलाइटमेंट आइडियाज़ दिया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए जिनके पास पावर हो, ना कि सिर्फ एब्सोल्यूट पावर किंग का हो. फिर जॉन लॉक जो कि एक ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने एक बुक लिखी टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट. तो उन्हें उसमें क्या कहा कि डिवाइन राइट ऑफ किंग को क्वेश्चन किया उन्होंने कहा कि किंग के पास ही सारा पावर नहीं होना चाहिए. फिर रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पब्लिक का, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही वो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाए और गवर्नमेंट चलाया जाए आके. ये सारे जो आइडियाज़ है ये लोगों के दिमाग में घुस रहे थे. और इसी के दौरान कहाँ फ्रांस में इतनी तंगी है, जो फ्रेंच लीडर्स थे वो सारे अमेरिकन रिवॉल्यूशन में लगे हुए थे, अमेरिकन्स को हेल्प कर रहे थे. जैसे कि मार्क्यूस लेफायत जो है वो फ्रेंच मैन थे, लेकिन उन्होंने ट्रूप्स को ट्रेन किया ताकि वो
शिप्स को ख़रीदा ताकि वो अमेरिकन को हेल्प कर सके, ठीक है। तो दैट लेड टू द एक्सक्योर गेटिंग टोटली एम्प्टी। एक्सक्योर मतलब ट्रेजरी, जो आपका सारा खजाना है वो खाली पड़ जाता है, ठीक है। फिर फूड शॉर्टेज हुआ, जैसे कि मैंने मैरी एंटोनियट का बताया कि ब्रेड राइट्स जब हो रहे थे, जब पेजेंट्स एंड वर्कर्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो दंगे फसाद कर रहे थे, तो वो बोलती है कि उनके पास केक नहीं है क्या। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक और मैंने न्यूज़पेपर क्लिपिंग दी है, जहाँ पर कि जुलाई को कैसे ब्रेड राइट होता है ना। सो पॉपुलेशन राइज एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस की फूड शॉर्टेज हो रहे थे, वाज अ मेजर कॉज, ठीक है। एंड दैट लेड टू इंक्रीज इन ब्रेड प्राइसेस ऑल्सो। टैक्स भी इसकी वजह से इंक्रीज होने लग गया। सो फ्रेंच पीपल जो है वो 2 पाउंड्स ब्रेड खाते हैं, लेकिन पुअर हार्वेस्ट की वजह से, हेल स्टॉर्म, हार्श विंटर्स वगैरह की वजह से ग्रेन प्राइसेस राइज हो गई। they were hurting economically and this was प्राइस राइज तो होता गया, लेकिन वेज में कोई, सैलरी में कोई मुनाफा नहीं हुआ, ठीक है। तो नेशनल असेंबली फिर फॉर्म हुई है ना, जैसे मैंने बताया कि 1789 में नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। It existed from 17 June to 1789 to 29 September 1791 तक ये असेंबली रही। It was a revolutionary assembly of Kingdom of France formed by the representatives of the third state. So they did not mean any mob rule. Third state actually became the National Assembly in 1791 on 17th of June, and they started framing the power in form of a constitution. Then tennis court oath लिया गया 28 जून को, ये मैंने बताया ही, because they had a disagreement with the monarch. Then let's talk about the outbreak of revolution. क्या क्या होने लग गया, ठीक है। 14th of July को 1789 में ट्रूप्स भेजे गए किंग के द्वारा सिटी में मार्च करने के लिए, क्योंकि राइट्स हो रहे थे, ब्रेड राइट्स हो रहे थे, ठीक है। पीपल जो है वो पैनिक कर गए, वो डर गए, है ना। एंड उन लोग को लगा कि जो क्रॉप्स वगैरह है इनको भी छीन लिया जाएगा, है ना। सो दे स्टॉर्म टुगेदर द सिटी प्रिजन और द फोर्ट्रेस बैस्टिल, अनलीशिंग केओस। उन लोग एकदम धावा बोल देते हैं और चारों तरफ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दे अटैक्ड एंड बर्न द हाउसेस। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द नोबल्स भी छीन लिए गए, नोबिलिटीज़ को अटैक किया गया, उनके घर लूटे गए। सो नोबल मैन काफ़ी वहाँ से निकलने लग गए, फ्लड किया, उन लोग भागने लग गए। ऑन 4 अगस्त फ्यूडल सिस्टम जो था, नोबिलिटी वाला जो सिस्टम था, वो हटा दिया गया। चर्च का जो ज़मीन है वो स्टेट को वापस मिल गया, ठीक है। क्लर्जीमैन के भी पावर्स छीन लिए गए। एंड नेशनल असेंबली वॉज फाइनली 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली फाइनली एक्सेप्ट की गई बाय किंग, ठीक है। इट वॉज रिकग्नाइज बाय किंग। लेकिन उस वक्त तक बहुत मेहम फैल गया था। तुम देख रहे हो कि कितना चारों तरफ लोगों को गुलेटिन में मार दिया जा रहा है, जो भी नोबलमैन मिल रहे हैं उनको मार दिया जाता था, मतलब इस तरह का हो रहा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ रेवोल्यूशन। देखो अभी तो मैं स्टोरी के हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन कुछ डेट्स, कुछ स्टेजेस ये मैं बार बार आपको दिखाते रहूँगी, बोलते रहूँगी, ये बहुत ज़रूरी है इनको याद रखना, ठीक है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस रहे। लुई 16 बिकेम द किंग ऑन 1774, याद रखना। ही इनहेरिटेड अ ट्रेजरी विच वॉज एम्प्टी, ट्रेजरी एम्प्टी था, खजाना एकदम खाली था। देयर वर ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम इसी को कहा जाता है, जो 1789 के पहले के फ्रांस को, मोनार्की को ओल्ड रेजिम कहा जाता है। 1789 में क्या हुआ, कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल बुलाया गया। थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली। उसी वक्त थर्ड स्टेट क्या करता है, नेशनल असेंबली फॉर्म करता है और टेनिस कोर्ट ओथ लेता है 28 जून को। बैस्टिल को स्टॉर्म करता है 14 जुलाई को। पेजेंट्स रिवोल्ट करते हैं कंट्री साइड में, नोबिलिटीज़ के साथ बुरा बर्ताव होता है, उनको भगा दिया जाता है। फिर असेंबली जो है उसी ईयर डिक्लेयर करती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये राइट्स ऑफ मैन में इक्वालिटी आ जाता है, ऑल ह्यूमन राइट्स है ना, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, ये सारे आते हैं, ठीक है। 1791 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। पावर ऑफ द किंग वॉज रिड्यूस्ड एंड बेसिक राइट्स एंड ऑफ ह्यूमन बींग्स वर गारंटीड। 1792 से 93 तक कन्वेंशन अबॉलिशेस मोनार्की।
फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, जैकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोज एंड डायरेक्टली रूल्स इन फ्रांस, ठीक है। तो 1792 से 93 में क्या होता है, मोनार्की को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। 1791 में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आई होती है, लेकिन 92 में क्या करते हैं, मोनार्की को हटा दिया जाता है। मैरी एंटोनिएट को मार दिया जाता है। उससे पहले लुई 16 को मार दिया जाता है, क्योंकि उसको ट्रेटर माना जाता है, बिकॉज वो प्रोशिया के साथ मिलके रिवोल्यूशनरीज को हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर ये जो कन्वेंशन आया था, नेशनल असेंबली के बाद जो कन्वेंशन आया था, वो भी हट जाता है। फिर डायरेक्टरी रूल आ जाती है 1795 में। A new convention appointed 5 directorates to run the state from 26th October 95 onwards, and churches were reopened. Finally, फिर 1795 में चर्च फिर से खुल जाता है, लेकिन 1789 में चर्चेस को बंद कर दिया गया था 4 अगस्त में। चर्चेस के पूरे लैंड वगैरह भी जब्त कर लिए गए थे, लेकिन फिर 95 में जब 5 डायरेक्टरेट चूज़ करके आते हैं, तब उन लोग चर्चेस को भी फिर ओपन कर देते हैं। 1799 में क्या होता है, रिवोल्यूशन एंड होता है विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ जाता है। ही एबॉलिशेस डायरेक्टरी एंड एस्टैब्लिशेस कॉन्सुलेट, वो डायरेक्टरी को एबॉलिश कर देता है और कॉन्सुलेट ले आता है। चलो फिर से अब आस्ते आस्ते मैं फिर बाकी सारे, ये तो मैंने लाइन बाय लाइन समझाया ईयर वाइज। अब धीरे धीरे एक एक को डिटेल में समझाती हूँ। 1791 में पहली बार फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है, और मोनार्की का पावर थोड़ा कम हो जाता है, मतलब राजा का पावर कम हो जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट ही होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के साथ। फ्रीडम ऑफ लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। इस तरह के जो बेसिक राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ये सबको दिया जाता है। और जो पावर है वो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। फिर नेशनल असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, और ये इलेक्ट की जाती है एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव सिटीजन्स कौन है, जो वेल्दी मेन थे, विमेन नहीं, ठीक है, जो मेन थे जो 25 ईयर्स एंड अबव हैं, सिर्फ वही लोग नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर सकते थे, है ना। तो इससे एक थोड़ा सा कश्मकश होता है, जो पुअर फार्मर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वेल्दी मैन तो अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है। Louis XVI, however, though he accepts the constitution, recognizes the National Assembly, ठीक है, लेकिन वो एक सीक्रेट पैक्ट करता है प्रूशियन किंग्स के साथ। प्रूशिया जो है वो जर्मनी का, जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सब मिल करके प्रूशिया था, ठीक है। तो उसके साथ पैक्ट कर लेता है, लेकिन ये बात धीरे धीरे लोगों को तक पहुँचती है, और 1792 में सितंबर में उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। And France also enters into a war with Prussia and Austria, ठीक है। तो ये 1791 and 92 वाली बात हो गई। अब 92 में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे ना क्लब्स होते थे, क्लब हाउसेस हो गए, सैलून्स हो गए, पार्लर्स हो गए, जहाँ पर कि जो मिडिल क्लास है वो आपस में बातें करती थी। वो लोअर मिडिल क्लास हो या नॉर्मल मिडिल क्लास हो, उन लोग आपस में बातें करती थी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ फैलते थे। अभी भी वैसा होता है, गॉसिप्स होता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे होता है, ठीक है। तो ये इसी टाइम पे मैंने जैसे बताया कि एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो 25 इयर्स के ऊपर वाले मेन थे, जो थोड़े वेल्दी थे, है ना, जो टैक्स अच्छे से पे करते थे। तीन दिन का लेबर का वेज क्या टैक्स वो पे करता था, तभी वो वोट कर सकता था। तो इससे क्या हुआ, जो लोअर स्ट्रैटा है उसको मुनाफा नहीं हो रहा था। तो इन लोग क्या करते हैं, ये एक अपना ग्रुप बनाते हैं जैकोबिन्स का, बहुत सारे क्लब्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे फेमस क्लब एक होता है, वो है जैकोबिन्स का, है ना। तो जैकोबिन्स अपने अंदर में कन्वेंशंस लाते हैं, और रॉबेस्पियर जो है इनको हेड करता है, राइट। इन लोग जैकोबिन्स क्लब जो है वो सैंस क्यूलोट्स को सपोर्ट करते हैं। सैंस क्यूलोट क्या करते हैं, देखो सैंस क्यूलोट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस तरह का स्ट्राइप पजामा तरह का उसने पहन रखा है, वैसे उसके पैंट्स होते थे, ठीक है। मतलब उन लोग कुलोट्स या ब्रीचेस, जो टाइट पैंट्स उस ज़माने का फैशन था, वो नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस को कुलोट्स बोलते हैं। सैंस मतलब विदाउट, सो विदाउट कुलोट्स, विदाउट ब्रीचेस मतलब सैंस कुलोट्स। इन लोग जो थे, इन लोग बेसिकली अर्बन वर्कर्स थे, ये वायलेंट रिवोल्यूशनरीज थे। इन लोग बहुत सफरिंग्स
मतलब देख चुके थे, फूड शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उनके वेजेस अभी भी, उनकी सैलरीज बढ़ी नहीं थी। और इन लोग क्या चाहते थे कि प्राइस में, फूड प्राइसेस में कंट्रोल चाहते थे। इन लोग राइट टू वोट चाहते थे, सबको राइट्स मिले, ठीक है, और रिच लोगों को भी टैक्सेशन मिले, ये उन लोग चाहते थे, ठीक है। अब ये सैन क्लोड्स का जो ग्रुप था, ये जैकोबिन्स क्लब में ज्वाइन कर जाता है। जैकोबिन्स जो है वो एक फ्रेंच गवर्नमेंट का ग्रुप था। ये लोग अलाइ करते हैं सैन क्लोड्स के साथ एंड गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैकोबिन्स क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैकोबिन्स क्या करता है, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वॉर करता है, और काउंटर रिवोल्यूशंस वगैरह भी चलाता है, ठीक है। और इसके जो हेड था, है ना, इस टाइम पे जो 1793 से 94 जो रेन ऑफ टेरर माना जाता है, ये जैकोबिन्स ग्रुप ने जब सैन क्लोड्स के साथ अलाइ करके एक गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेते हैं और अपनी ही मर्जी चलाते हैं, और इवन अपने लोग जो उनको थोड़ा भी नाराज़गी दिखा रहे हैं या थोड़ा भी बोल रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, उनको भी उन लोग गुलोटिन में मार दे रहे थे। बाकी नोबिलिटीज़, क्लर्जीमैन हो गए, बाकी दूसरे पार्टीज़ के लोगों को मार दे रहे थे। उन लोग क्या कर रहे थे, जो जैकोबिन मतलब इस रेन ऑफ टेरर के अंडर में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि जो वाइट वीट होता है उसको नहीं दे रहे थे, मैदा नहीं दे रहे थे, नहीं कर रहे थे। जो इक्वालिटी ब्रेड है वो सबको मिल रहा था, मतलब आटा वाला ब्रेड ही सिर्फ मिल रहा था सबको। इस तरह के बहुत अजीबो गरीब, फिर जैसे कि मॉन्सियोर या मदाम, ये सब नहीं बुला सकते हो, आपको सिटीज़न करके ही बुलाया जाएगा, है ना। तो इस तरह के अजीबो गरीब चीज़ें हो रही थी, और उसके खुद के ही जैकोबिन्स खुद ही तंग आ गए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के डिक्टेटरशिप से एक साल में ही, ठीक है। तो इस साल को रेन ऑफ टेरर माना जाता है। रेन ऑफ टेरर के बाद क्या होता है, एक ये जो कन्वेंशन आया हुआ था, है ना, नेशनल असेंबली हट करके कन्वेंशन आया रहता है, वो हट जाता है, और वो हट करके 1795 में एक डायरेक्टरी सेट होता है 5 मेंबर्स का। और जैकोबिन्स के अंडर में क्या था, सबको वोटिंग राइट्स मिला था 21 के ऊपर के हर एक मेन को, विमेन को तो नहीं, क्योंकि विमेन का एक अपना ही चल रहा था कि वो भी अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है। वो भी पार्टिसिपेट की थी रेवोल्यूशन में विमेन, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा था। रॉबेस्पियर के टाइम पे भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, लेकिन रॉबेस्पियर के टाइम पे बाकी लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाता है, पुअर लोग भी वोट कर सकते थे। लेकिन जब डायरेक्टरी इस्टेब्लिश होती है तो उन लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा कर्व लाते हैं और वोटिंग राइट्स कम कर दिया जाता है, पुअर लोगों को वोट करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो डायरेक्टरी ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है, और इसके बाद आ जाता है 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट, हीरो। तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से क्या होता है, फ्रांस का एक रुतबा चारों तरफ फैलने लगता है, बिकॉज ही वॉज ए मिलिट्री डिक्टेटर। वो क्या चाहते थे, वो पहले तो रिवोल्यूशनरीज के आइडियाज़ को ही फॉलो कर रहे थे, और सबको ही सोचते कि नेपोलियन बहुत सही है हमारे लिए, और वो सब अग्रेशन पे भरोसा रखते थे। सब कंट्रीज़ को, आसपास के कंट्रीज़ को अपने में शामिल करके फ्रांस को बहुत महान बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो पहले लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ही इज़ जस्ट अ मिलिट्री डिक्टेटर, ही इज़ ऑल्सो अ डिक्टेटर, ठीक है। So, however, the rise of Napoleon actually spread the idea of revolution and liberty and equality among all the European nations. सभी तरफ फैलने लग गया। Due to threat of Napoleon attack, nationalistic feelings were spread in Europe. सभी countries अपने अंदर में ही nationalistic feeling prosper करने लग जाते हैं। Policy of Napoleon led to many hardships to French society. लेकिन ये जो पॉलिसी थी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो था वो फ्रेंच सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहा था। कंटिन्यूस वॉर की वजह से इकोनॉमिक रिपरकशंस हो रहे थे फ्रांस में। फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था, इट लेड टू सीवियर क्राइसिस लाइक सिचुएशन इन फ्रांस। बहुत क्राइसिस में आ जाता है फ्रांस। इन अ वे डेमोक्रेसी वॉज ओवरशैडो बाय अनदर मोनार्की। तो लोग फिर इससे भी ऊब जाते हैं और इससे भी छुटकारा पाते हैं, और ये छुटकारा फाइनली होता है 1815 में, जब वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को हार मिलती है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है 1815 में।
राइट। वाटरलू के वॉर में वो हार जाते हैं एंड फाइनली रिवोल्यूशन जो है वो मोनार्की से निकल के बाहर आ पाता है और फाइनली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाती है, राइट। सो now let's go to the timeline once again and read the important dates before we say goodbye to each other, right? तो ये है आपका फ्रेंच फ्लैग जिसके ऊपर में फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमलाइन है। कॉल ऑफ द स्टेट जनरल मीटिंग जो कि इमीडिएट कॉज था फ्रेंच रिवोल्यूशन का, वो कब होता है? May 5, 1789 में। फिर उससे थर्ड स्टेट निकल के आ जाती है और टेनिस कोर्ट ओथ लेती कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी ऑन 17 जून 1789 में, और ये ओथ फाइनली लिया जाता है 28 जून में। फिर स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टिल कब होता है? जुलाई 14, दैट इज़ द मेन डेट ऑफ रिवोल्यूशन 1789 में, जुलाई 14, 1789। फिर अगस्त 26 में 1789 में ही सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी घोषित किया जाता है। फिर अक्टूबर 5 में 1789 में ही मार्च ऑन वर्साई होता है, वर्साई पैलेस की तरफ लोग बढ़ते हैं, मार्च करते हैं। जुलाई 12, 1790 को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन होता है जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 1791 में, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया जाता है। 1791 में ही जून में ही रॉयल फैमिली है जो भागने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। सितंबर 1792 में लुई 16 जो है उनको ट्रेटर घोषित किया जाता है पकड़ के, और जनवरी 21 को किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1793 में। फिर 1793 सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल होता है जिसको कि रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। उसके बाद कन्वेंशन हटा करके, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन को भी हटा करके डायरेक्टरी आ जाती है 5 मेंबर्स की, फिर डायरेक्टरी भी हट जाती है, और 1799 से फ्रांस जो है नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में रहता है जो कि फाइनली 1815 में ख़त्म होता है वाटरलू के लड़ाई को हारने के बाद। Okay, so that's all about French Revolution. I hope you have understood the chapter. I hope you can go through all these notes which I have provided to you, and the timeline you should not forget, right? And do attempt the question answers. If you have doubt, let me know in the comment section. Do like, share and subscribe for more such content. Keep exploring, keep learning. Good day to you all.